हमारा जो टॉपिक है एसएमसी है ना, यही है ना। तो देखिए टॉपिक विद्यालय प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंधन समिति। अरे बैठने दीजिए भी। अच्छा, पहले से कोई तकलीफ नहीं थी? अच्छा, ये भी है क्या? टॉपिक का नाम है हमारा विद्यालय प्रबंधन समिति। कल देखिए मैंने आप लोगों को इसके बारे में कुछ जानकारी दी थी, आज फिर दोबारा से बता देता हूं थोड़ा सा इसके बारे में। हमारे देखिए स्कूलों में सबसे पहले एक कमेटी का गठन किया गया था 22 अप्रैल 1999। कब किया गया था गठन? और उस समय देखिए जो नाम था वो नाम क्या था? SDMC। और इसका पूरा नाम भी मैंने कल आपको बताया, स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी। और हिंदी में क्या नाम था? विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति। और ये घोषणा कब की गई, आदेश कब जारी किए गए? 22 अप्रैल 1999। ये कमेटी चलने लगी। उसके बाद आ गया देखिए हमारे पास RT एक्ट 2009। और इसकी एक धारा कौन सी है? धारा 21। किसका उल्लेख किया गया है? SMC के गठन के बारे में बताया गया है। उसके बाद देखिए बनी नियमावली, और नियमावली का नाम है राजस्थान RTE नियमावली 2011। कब बनी नियमावली? 2011। इस नियमावली के भाग 2 में, कौन से भाग में? 2 में। और नियम नंबर 3, 4 और 5 में इसका उल्लेख है। इसका गठन कैसे किया जाएगा, इसकी संपूर्ण प्रक्रिया बताई गई है। किसमें? राजस्थान RT नियमावली 2011 भाग 2 नियम 3 और 4 और 5। इस तरह से देखिए। उसके बाद हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने, यानी राजस्थान सरकार ने क्या जारी किए? आदेश इसको लागू करने के। आदेश कब जारी होते हैं? 10 मई 2011 को ये जारी होते हैं। देखिए तो ये क्या थे? आदेश। तो पहली डेट कौन सी थी? दूसरा और तीसरा और चौथा, ये 4 तथ्य हैं। कल मैं आप लोगों को बता रहा था, आज इनको फिर दोबारा से मैंने बताए हैं। पहला तथ्य SDMC का, दूसरा RT एक्ट का, तीसरा नियमावली का, और चौथा राजस्थान में लागू। कब लागू होता है? 10 मई 2011 से प्रारंभ। अब देखिए पूरी इसके गठन की प्रक्रिया बताऊंगा जो राजस्थान नियमावली में बताई गई है। नियम नंबर 3, नियम नंबर 4 और नियम नंबर 5 में इसका क्या मिलता है? उल्लेख। तो जिन लोगों ने कल नहीं उतारा था वो आज उतार लीजिए इस चीज को, और उतार लिया है तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब इसके बाद लिखिए SMC की आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता क्यों पड़ी कि हमें इसे कानून में भी इसका जिक्र करना पड़ा।
ये चल तो रहा था यहाँ एसडीएमसी पहले से, इसी को बढ़ा देते आगे तक सभी स्कूलों में। लेकिन फिर भी कानून में देखिए हमें एक कमेटी बनानी पड़ी जिसका नाम क्या है, एसएमसी। और इसके दो कारण हैं इसकी आवश्यकता के। पहला कारण जन सहयोग प्राप्त करने के लिए, जन सहयोग प्राप्त करना। दूसरा कारण देखिए, जन सहयोग के बाद आता है विकेंद्रीकरण करना। ये दो कारण थे देखिए, इसके लिए इसकी आवश्यकता महसूस की गई। विकेंद्रीकरण का मतलब कि स्कूल को कुछ शक्तियां दी जाएं ताकि वो अपने विकास के संसाधन स्वयं जुटा सके, उस व्यवस्था को कहते हैं विकेंद्रीकरण करना। उतार लीजिए इसको भी, एसएमसी की आवश्यकता क्यों पड़ी? अच्छा सवाल है। पहला तो क्या है, जन सहयोग प्राप्त करने के लिए, दूसरा विकेंद्रीकरण करने के लिए। कहां से है? अब दिख रहा है? चलो ठीक, लिख लिया होगा आप लोगों ने। एक तो इसकी पूरी मैंने आपको डेट वाइज वो बताया है विकास, फिर उसके बाद इसकी आवश्यकता, और अब देखेंगे इसकी नियमावली। लिखिए, एसएमसी गठन की नियमावली, एसएमसी गठन की नियमावली। और सबसे पहले देखिए, इसमें पहला जो इसका नियम आता है उसके अंदर बताया गया इसका नाम। एसएमसी का नाम क्या होगा? मैं एग्जाम्पल के लिए आपको एक स्कूल देता हूं, जैसे राजकीय प्राथमिक विद्यालय ये कोई स्कूल है देखिए, और सबके गांव में एक स्कूल होगा आप लोगों के, आप अपने अपने गांव का नाम लिख सकते हैं, लिख लीजिए। लेकिन बात यह आती है कि एसएमसी जो शब्द है वो इसके पहले जोड़ें, बीच में जोड़ें या लास्ट में जोड़ें, ताकि हम इसका रजिस्ट्रेशन करवा सके और इसका पूरा नाम होगा। क्योंकि ये तो नाम स्कूल का है और स्कूल में किसका गठन कर रहे हैं, कमेटी का। तो एसएमसी शब्द कहां जोड़े बताओ जल्दी से, पहले जोड़े, बीच में जोड़े या लास्ट में जोड़े? और इसको जोड़ने के लिए कहा गया पहले, और पहले क्या लिखेंगे हम, विद्यालय प्रबंधन समिति, प्रबंधन समिति। उतारिए इसको नाम को। और जो भी देखिए स्कूल में आप पढ़े हुए हैं उसका नाम लिख सकते हो, या अपने गांव के स्कूल का नाम लिख सकते हो। विद्यालय प्रबंधन समिति राजकीय प्राथमिक विद्यालय। अगर आपके गांव में प्राथमिक नहीं है तो उच्च प्राथमिक लिख लेना, उच्च प्राथमिक नहीं है तो माध्यमिक होगा, और माध्यमिक नहीं है तो उच्च माध्यमिक होगा। लिख लिया नाम? अब देखिए इसके बाद नोट लगाइए, इस नाम का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। देखिए तो लिखिए, उपरोक्त एसएमसी का पंजीयन
उपरोक्त एसएमसी का पंजीयन राजस्थान संस्था अधिनियम, राजस्थान संस्था अधिनियम 1958 के अंतर्गत 1958 के अंतर्गत कराया जाता है, कराया जाता है। दूसरी बात आती है इसमें कार्य क्षेत्र व अधिग्रहण क्षेत्र। क्षेत्र, अधिग्रहण क्षेत्र को कहा जाता है अंग्रेजी में कैचमेंट एरिया। ये दो शब्द और काम में आते हैं। देखिए, कार्य क्षेत्र, कार्य क्षेत्र होगा स्कूल की चार दीवारी। एसएमसी अपने कार्य कहां कराएगी? विद्यालय की चार दीवारी के अंतर्गत। लेकिन कैचमेंट एरिया वहां तक होगा जिस घर से बच्चे स्कूल आते हैं, जिस घर से बच्चे स्कूल आते हैं वो सारा का सारा एरिया क्या कहलाएगा? इसका कैचमेंट एरिया कहलाएगा। देखिए, ये पूरा क्षेत्र कहलाता है कैचमेंट एरिया, और ये जो चार दीवारी है स्कूल की ये क्या कहलाएगा? कार्य क्षेत्र। मान लीजिए स्कूल में 50,000 रुपए आए पानी की टंकी बनाने के। अब गांव वाले तो क्या कहेंगे? साहब स्कूल में तो है ही टंकी, हमारे गांव में बना दो ना इस टंकी को। अपने गांव की तो एसएमसी है, गांव की नहीं है, स्कूल की है वो। और काम कहां करा सकती है? केवल स्कूल की चार दीवारी के अंतर्गत। लेकिन कैचमेंट एरिया कौन सा होगा? जिस घर से बच्चे स्कूल आते हैं वहां तक का सारा क्षेत्र क्या कहलाएगा? उसका कैचमेंट एरिया। जैसे नदियों में नहीं कहते कैचमेंट एरिया, मुख्य नदी और सहायक नदी जिस क्षेत्र से पानी प्राप्त करती हैं वो पूरा का पूरा उस नदी का क्या कहलाता है? कैचमेंट एरिया। ऐसे ही देखिए, ये स्कूल जिस क्षेत्र से बच्चे प्राप्त करता है वो पूरा का पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा? उसका कैचमेंट एरिया कहलाता है। तो दोनों चीजें आपके सामने परिभाषित हैं। अब लिखो कार्य क्षेत्र। कार्य क्षेत्र का मतलब क्या है? विद्यालय की चार दीवारी। कार्य क्षेत्र में लिखो विद्यालय की चार दीवारी। विद्यालय की चार दीवारी। फिर लिखो कैचमेंट एरिया। जिस घर से बच्चे विद्यालय आते हैं, जिस घर से बच्चे विद्यालय आते हैं वहां तक का क्षेत्र, वहां तक का क्षेत्र कैचमेंट एरिया कहलाता है। वहां तक का क्षेत्र कैचमेंट एरिया कहलाता है। फिर लिखिए इसके बाद अलग से लिखो एसएमसी में दो प्रकार की सभा या समिति होती हैं। एसएमसी में दो प्रकार की सभा या समिति होती हैं। और आप लोगों को अब देखिए इसकी पूरी गठन की प्रोसेस बताऊंगा, बड़े ध्यान से इस चीज को सीखना है। दो समितियां होती हैं इसके अंदर, एक का नाम तो है साधारण सभा, अंग्रेजी में कहा जाता है जनरल असेंबली। दूसरा होता है कार्यकारिणी, समिति, अंग्रेजी में कहा जाता है इसे एग्जीक्यूटिव कमेटी। दो हैं हमारे पास, और इन दोनों को देखिए
दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे हम। तो पहले इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसके साथ इसकी तुलना करेंगे। तब तुलनात्मक जब चीजों को पढ़ते हैं तो दोनों चीजें क्या होती है, याद हो जाती हैं। इसलिए मैं दोनों को एक साथ पढ़ाऊंगा तुलनात्मक रूप से। सबसे पहले हम बात करते हैं साधारण सभा। और साधारण सभा जो होती है, इसमें सबसे पहले आते हैं सदस्य। साधारण सभा के सदस्य कौन होंगे? पहली बात, कौन होंगे इसके सदस्य? नंबर 1, अभिभावक। कौन होंगे इसके सदस्य? अभिभावक कौन होते हैं भाई? माता पिता, और माता पिता नहीं है तो दादा दादी, और दादा दादी भी नहीं है तो कोई अभिभावक नहीं बनेगा, बाकी बनेंगे संरक्षक। जैसे चाचा चाची, उसके अलावा भाई बहन बुआ, जो भी कुछ है वो सब क्या कहलाएंगे? उसके संरक्षक। इसलिए हमने नाम लिख दिया। दूसरा इसका मेंबर होंगे इन बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापक, जिसे हम कहते हैं टीचर या अध्यापक। अब छोटे स्कूल हैं, वहां कई प्रकार के टीचर हैं, जैसे पैरा टीचर या प्रबोधक। ये भी टीचर ही हैं, लेकिन नाम अलग है, प्रबोधक, पैरा टीचर या अध्यापक। कौन से अध्यापक? जो देखिए इन बच्चों को पढ़ाते हैं वो अध्यापक। 1 से 8 तक पढ़ाने वाले सभी नहीं, जो पढ़ाते हैं वो। नंबर 3, पंचायत राज के पदाधिकारी। राज के पदाधिकारी। अब पंचायत राज के पदाधिकारी तो होंगे, लेकिन उस कार्य क्षेत्र के, या जिसे हमने अधिग्रहण क्षेत्र कहा था वहां के, ऐसे नहीं कि कहीं का भी व्यक्ति हो। तो इसलिए कार्य क्षेत्र के कौन होते हैं पदाधिकारी? सबसे नीचा तो होता है सरपंच। जहां स्कूल है उस ग्राम पंचायत का सरपंच इसका मेंबर होगा। उसके अलावा देखिए प्रधान, कौन सी पंचायत समिति का? जिस पंचायत समिति में वो स्कूल है उसका प्रधान। उसके बाद उस जिले का जिला प्रमुख। ये सब क्या होंगे इसके? सीधा सा है, पंचायत राज के ही पदाधिकारी हैं। सरपंच है, प्रधान है, जिला प्रमुख है। नंबर 4, चौथे नंबर पर मेंबर होंगे कार्यकारिणी के मनोनीत सदस्य। ये जो कार्यकारिणी है इसके मनोनीत सदस्य। किसके? कार्यकारिणी के। तो कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? 4 प्रकार के सदस्य। 4 कौन कौन से? पहले अभिभावक या संरक्षक, दूसरा अध्यापक, पैरा टीचर या प्रबोधक, तीसरा पंचायत राज के पदाधिकारी, सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख, और उसके बाद कार्यकारिणी के मनोनीत सदस्य। तो ये 4 लोग सदस्य होते हैं। जल्दी से उतारिए इन चारों को। राजस्थान का शिक्षा मंत्री क्या इसका सदस्य होगा? आया हुआ क्वेश्चन है, ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। निम्नलिखित में से एसएमसी का सदस्य नहीं होगा। शिक्षा मंत्री होगा या नहीं? और शिक्षा अधिकारी कैसे होगा? लिखा है क्या कहीं मैंने? अपनी मनमर्जी से ही होगा। अरे 4 प्रकार के लोगों के नाम लिख रखे हैं मैंने, 5वां कोई इसका मेंबर नहीं होगा। उसके बाद देखिए, क्या ये परमानेंट रहेंगे हमेशा? क्या इनकी सदस्यता समाप्त हो सकती है? कभी हो सकती है। तो सदस्य समाप्ति। नंबर 1, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो
नंबर 2 त्याग पत्र देने पर, त्याग पत्र। उसके बाद नंबर 3 इनका कार्यकाल समाप्त हो जाए, क्योंकि 5 साल का होता है कार्यकाल, उसके बाद कोई और नया आएगा बनके तो नए का कार्यकाल शुरू हो जाएगा। पंचायत राज के पदाधिकारियों का कार्यकाल समाप्त। चौथे नंबर पर अभिभावक कब तक है वो? जब तक उसका बच्चा पढ़ रहा है। टीसी लेने पर या 8वीं पास करने पर। अगर बच्चा उसी स्कूल में 9वीं में आ जाता है तो इसका मेंबर नहीं होगा, क्योंकि ये तो 8वीं तक है। याद रखना इस बात को। कौन सी क्लास तक है? केवल 8वीं, प्रारंभिक शिक्षा के लिए। 9 से 12 तक के लिए तो दूसरी कमेटी है। टीसी लेना या 8वीं पास कर लेता है बच्चा तो देखिए सदस्यता समाप्ति। इस तरह से ये 4 चीजें बताई गई हैं: मृत्यु, त्यागपत्र, पंचायत राज का पदाधिकारी और उसके बाद टीसी या 8वीं पास करने पर। ये बात तो थी सदस्यता और उसकी समाप्ति की। देखिए उतारो जल्दी से। अच्छा, अब आता है उसके बाद बैठक। जो मेंबर है इनकी बैठक किस दिन बुलाई जाएगी? इनकी बैठक बुलाई जाएगी 3 महीनों में एक बार। कब बुलाई जाएगी? 3 माह में एक बार। जुलाई से लेकर मार्च तक 3 बैठक अनिवार्य। पूरे साल भर में कितनी बैठक अनिवार्य हैं? 3 बैठक अनिवार्य। और मैक्सिमम चाहे रोज पंचायत बिठाओ स्कूल में, मैक्सिमम तो आप कितनी भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितनी बैठक अनिवार्य? 3 बैठक पूरे सत्र में अनिवार्य। 3 बैठकें अनिवार्य। कितनी बैठक अनिवार्य हैं? 3 बैठक अनिवार्य। उसके बाद ये जो साधारण सभा के मेंबर है इनको बैठक की सूचना दी जाएगी। कितने दिन पहले? 4 दिन पहले। कितने दिन पहले दी जाएगी? तो पूर्व सूचना। चार दिन पहले। और अति आवश्यक होने पर 2 दिन पहले। याद रखना ये, अति आवश्यक होने पर 2 दिन पहले सूचना दी जाएगी। और जब गांव वालों को बुलाया जाता है तो उस सूचना के आधार पर वो आते हैं, चाहे मोबाइल से दें, चाहे लिखित में दें, या कैसे भी आप सूचना दें उनको। उसके बाद देखिए सूचना की गणपूर्ति, अर्थात हम ये कह सकते हैं सूचना के आधार पर जो लोग आएंगे उन लोगों की क्या करेंगे हम? गणपूर्ति। अंग्रेजी में कहते हैं इसको कोरम। कितना होना जरूरी है? 25% या 1/4 सदस्य। कितना होना जरूरी है? 1/4 सदस्य या 25%।
अब देखिए आपके स्कूल में 200 बच्चे हैं, तो कितने लोग आने चाहिए? 50 लोग तो आने ही आने, लेकिन आपने मीटिंग बुलाई, आए 20 ही लोग, तो बताओ बैठक होगी या नहीं? नहीं होगी। तो अगली बैठक कब बुलाई जाए? अगले दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, कब बुलाई जाए अगली बैठक? और अगली बैठक बुलाएगी गण पूर्ति के अभाव में, गण पूर्ति के अभाव में, अभाव में अगली बैठक 7 दिन बाद। और आपने 7 दिन बाद देखिए बैठक बुलाई, उस दिन देखिए 10 ही लोग आए, उस दिन 20 तो आए थे। अब देखिए आप गणपूर्ति करेंगे या नहीं? दूसरी बार में गणपूर्ति नहीं की जाती है, जितने आए उन्हीं के साथ बैठक करके कार्य को पूर्ण करे। चाहे एक भी नहीं आए तो भी बैठक हो जाएगी, क्योंकि बार बार गणपूर्ति का प्रावधान नहीं है, एक बार मौका दिया जाता है गणपूर्ति का। तो ये तो क्या थी? गणपूर्ति के अभाव में अगली बैठक 7 दिन बाद। उतारो जल्दी से ये चीजें। फिर आता है साधारण सभा के कार्य, उतार लिया तो साधारण सभा क्या काम करती है? साधारण सभा सबसे पहले बात है कार्यकारिणी का गठन करना। कार्यकारिणी का क्या करना? गठन। दूसरा देखिए अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चयन करना, जो कार्यकारिणी में ही आता है। फिर उसके बाद देखिए आय व्यय का ब्यौरा, आय व्यय की समीक्षा करना। ये देखिए आय व्यय का क्या रखना? समीक्षा करना, अर्थात उसका जो ब्यौरा पेश किया जाता है उसमें देखना कि जो धन था वो सही ढंग से खर्च किया गया या नहीं, उसमें पारदर्शिता रखी गई या नहीं। सबसे पहले क्या बताई थी? सदस्यता, उसके बाद सदस्यता समाप्ति, फिर उसके बाद बैठक, उसके बाद कार्य। अब पहला काम कौन सा है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्यकारिणी को ही। देखिए यहां जो लिखी हुई है हमारी क्या है? कार्यकारिणी। ये देखिए कार्यकारिणी का गठन। अब इस कार्यकारिणी का ये जब गठन की बात आती है तो सबसे पहले क्या देखते हैं? सदस्य। यहां भी क्या पढ़े थे हमने? सदस्य। इसके सदस्यों की संख्या देखिए, पहले तो थी 15, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था 2016 में इनकी संख्या कितनी हो गई? 16। और ये संख्या हमारे राजस्थान में कानून में संशोधन नहीं हुआ, किसमें? नियमावली में संशोधन है अपने यहां, और इनकी संख्या 15 से बढ़ाकर कितनी कर दी? अब 16। तो वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी? 16। इन 16 में से 50% महिला सदस्य। 50% कौन हो? महिलाएं सदस्य। इन 16 में से 75% अभिभावक सदस्य। कोई ऐसा तो नहीं है जो इसका टोटल जोड़ रहा? साहब ये तो 100 से भी ज्यादा निकाल दिया आपने तो। अभिभावक महिलाएं कितनी? 8 होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग। अभिभावक कितने होंगे? 11 या 12 या 11.5? एक को आधा कर लेंगे। कितने होने चाहिए? 12।
इसके अकॉर्डिंग अभिभावकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 12, और महिलाएं कितनी हो? अच्छा, इससे ज्यादा हो सकती हैं क्या महिलाएं? पूरी 16 की 16 हो सकती है, न्यूनतम है ये। तो कितनी है न्यूनतम? 50% महिला सदस्य होंगी, लेकिन अधिकतम कितनी भी हो सकती हैं। अब देखिए, इसका ब्यौरा भी पूछा जाता है, 16 कौन है? एग्जाम में आता है। इन 16 के बारे में मैं डिटेल बता रहा हूं। देखिए, इसके जो मेंबर होते हैं कौन? नंबर 1, सबसे पहले होते हैं पदेन सदस्य। पदेन का मतलब होता है एक पद पर रहते हुए दूसरा पद धारण करना, उसको हम क्या कहते हैं? पदेन। और पदेन होते हैं दो कौन कौन? एक तो होता है वार्ड पंच, और एक स्कूल का प्रिंसिपल या हेडमास्टर जो भी है, इसलिए मैं लिख रहा हूं संस्था प्रधान। जो भी उस संस्था में प्रधान है, मुख्य है, जो सबसे बड़ा है, वो क्या होगा? इसका पदेन सदस्य 2। उसके बाद नंबर 2 पे निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित का मतलब होता है जिसे चुनाव की प्रक्रिया से चुना जाए, उसको कहते हैं निर्वाचित। और निर्वाचित सदस्य होता है अध्यापिका, स्कूल की एक अध्यापिका। अगर अध्यापिका नहीं है तो किसको लिया जाएगा? पुरुष को लिया जाएगा, अध्यापक को। अगर अध्यापिका और अध्यापक दोनों हैं तो किसको लेंगे? अध्यापिका को लेंगे। उसके बाद नंबर 3 मनोनीत सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर। और मनोनीत सदस्य 2। पहले मनोनीत सदस्य हुआ करता था 1, और अब मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? 2। और यहां जो 2 मनोनीत सदस्य हैं वो एमएलए द्वारा। किसके द्वारा मनोनीत है? एमएलए। और एमएलए द्वारा किसको चुनाव किया जाएगा? मनोनीत किसको करेंगे वो? अपनी मन मर्जी से नहीं। 2 ही ऑप्शन है उसके पास, या तो वो देखिए मनोनीत करे गांव का किसी भी शिक्षाविद को, या शिक्षाविद नहीं मिले तो किसी भी विद्यार्थी को जो 1 से 8 पढ़ रहा हो, मन चाहे जिस विद्यार्थी को नहीं। उसके बाद दूसरा किसको चुनेगा? अभिभावक को। तो यहां एक अभिभावक, एक शिक्षाविद हो गए 2। अब बात आती है हमारे पास पदेन सदस्य, निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य, और चौथे प्रकार के होते हैं हमारे पास अभिभावक। इनकी संख्या कितनी होगी? 11। अब गिनो आप, 2 और 1 3, और 3 और 2 5, और 5 और 11 16 सदस्य हो जाते हैं। और ये अभिभावक मनचाहे जो नहीं होंगे, गांव के समाज के जितने भी वर्ग हैं सबसे एक एससी से, एक एसटी से, एक ओबीसी से, एक अल्पसंख्यक से, सभी का प्रतिनिधित्व जरूरी है। ऐसा नहीं एक समाज के लोगों को चुन लें आप, ऐसा नहीं कर सकते। अब उतारो आप इनको। हेलो, हाँ सर नमस्ते। हाँ, क्लास रिकॉर्डिंग वाली क्लास। हाँ हाँ हाँ, चल रही थी, आपने कहा बताया रिकॉर्डिंग। उतार लिया भी? दोबारा से फिर बताता हूं एक बार। कुल सदस्य कितने हैं? 16 में से महिलाएं कितनी? अभिभावक कितने होने चाहिए? 12। 11 तो ये रहे, 12वां ये रहा ना, ये रहा। 12वां कौन है? ये रहा। टोटल हो गए 12। देखो, 11 अभिभावक और 1
एमएलए द्वारा मनोनीत होके आगे टोटल संख्या कितनी होगी? 12। अब उसके बाद पदेन, कितनी संख्या? कौन कौन? वार्ड पंच। कौन सा वार्ड पंच? जिसके वार्ड में स्कूल है वो वार्ड पंच, मन चाहे जो वार्ड पंच नहीं, जिसके स्कूल में ना, जिसके एरिया में जो स्कूल स्थित है वो वाला वार्ड पंच। और फिर उसके बाद दूसरा हेडमास्टर या प्रिंसिपल। निर्वाचित सदस्य कौन? अध्यापिका, और अध्यापिका नहीं हो तो अध्यापक। और अध्यापक और अध्यापिका दोनों ही नहीं है तो पैरा टीचर होगा, पैरा टीचर भी नहीं है तो प्रबोधक होगा, कोई तो होगा यहां। फिर आते हैं मनोनीत। मनोनीत कितने? किसके द्वारा? एक तो शिक्षाविद या विद्यार्थी, दोनों में से किसी एक को, और दूसरा अभिभावक। अभिभावक का मतलब वो होता है जिसके बच्चे स्कूल में पढ़ते हों। इस तरह से देखिए। और 11 कितने हैं हमारे? अभिभावक। तो 11 और 1, ये 11 + 1 बराबर कितने हो गए? 12। देखिए क्योंकि हमने 12 ही लिखे। हाँ भाई बोलो, क्या पूछ रहे? निर्वाचित, इलेक्टेड। और जिसका निर्वाचन कौन करेगा? प्रिंसिपल के द्वारा, क्योंकि उसके काम को करवाने के लिए चाहिए उसे, वो होते हैं निर्वाचित सदस्य। आगे चलिए। क्या इनकी सदस्यता समाप्त हो सकती है? जैसे इनकी भी सदस्यता समाप्ति हुई थी, तो लिखो इसके बाद सदस्यता समाप्ति। सदस्यता समाप्त कब हो सकती है? जब इस कमेटी का कार्यकाल खत्म हो जाए तो सबकी सदस्यता समाप्त। तो कार्यकाल कितना बताया था? 2 वर्ष। कार्यकाल कितना है? 2 वर्ष का होता है इसका कार्यकाल, 2 वर्ष। समाप्ति होने पर दूसरा देखिए, लगातार 3 बैठक बुलाएं, तीनों में ये इन 16 में से कोई मेंबर नहीं आए तो उसकी सदस्यता समाप्ति। लगातार बैठक, ऐसे नहीं पहली में आ गया फिर 2 में नहीं आया फिर आ गया तो सदस्यता समाप्ति नहीं होगी। तो इसके अंदर है क्रमिक, 3 बैठकों में अनुपस्थित होने पर। और देखिए इसके बाद, उसके बाद देखिए अगला इसमें दे रहा कानून द्वारा दंडित। कानून द्वारा क्या कर दिया जाए? अगर किसी व्यक्ति को दंड दे दिया जाता है तो उसका मेंबर नहीं होगा, उसकी सदस्यता क्या होगी? समाप्त। या भ्रष्टाचारी हो, भ्रष्टाचार में यदि कोई व्यक्ति लिप्त पाया जाता है तो उसकी देखिए सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त। और उसके बाद देखिए अगले नंबर पर कहा गया है बालक के टीसी लेने पर या कक्षा 8वीं पास करने पर। या तो वो बच्चा 9वीं में चला जाए या उसके माता पिता उसका स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले, टीसी, यानी वो बच्चा स्कूल छोड़ जाए तो देखिए उसके अभिभावकों को यहां से हटा दिया जाएगा। या तो वो टीसी ले या वो बच्चा 8वीं क्या कर जाए? पास कर जाए तो उसके अभिभावकों की सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त। दोनों में तुलना कर सकते हैं। वहां तो क्या था? त्याग पत्र और मृत्यु, और यहां पर क्या है? 2 साल का कार्यकाल समाप्त, 3 बैठक में नहीं आए, कानून द्वारा दंडित, भ्रष्टाचारी, और बालक का टीसी लेने या 8वीं पास करने पर। अब एक सवाल देखिए, एक व्यक्ति चोरी के जुर्म में गिरफ्तार हो जाता है पुलिस के माध्यम से,
और उसे 2 साल की सजा हो जाती है, वह व्यक्ति साधारण सभा का सदस्य हो सकता है या नहीं? हो सकता है। मैंने बोला है साधारण सभा का, और यह है कार्यकारिणी। अरे जिसका बच्चा पढ़ेगा वो अभिभावक उसका मेंबर होगा साधारण सभा का। वो अभिभावक, देखिए चोर वो अभिभावक है, बच्चा थोड़ी है। तो क्या चोर को ये अधिकार नहीं है कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा उसके बारे में पूछना? भाई वैसे देखिए चोरी तो उसने की है, बच्चे ने थोड़ी की है। इसलिए वो साधारण सभा का तो रहेगा, लेकिन इसका सदस्य नहीं बना सकते उसको। इसका रहेगा और इसका नहीं रहेगा। अब आता है इसके बाद बैठक। यहां भी लिखी थी हमने, बैठक देखी। बैठक कब आयोजित? सूचना वही 4 दिन पहले, अति आवश्यक होने पर 2 दिन पहले। उसके बाद देखिए बैठक कब होगी? प्रत्येक माह की अमावस्या को। प्रत्येक माह की अमावस्या को क्या आयोजित की जाएगी? बैठक। अच्छा, अमावस्या के दिन आ गया संडे। अब बैठक कब करें? जैसे सवाल ऐसे पूछा जाता है, या तो कोई राजपत्रित अवकाश हो जाए या क्या आ जाए, और संडे वगैरह आ जाए। यदि अमावस्या को राजपत्रित अवकाश आ जाता है तो बैठक आयोजित होगी नंबर 1 ऑप्शन, 1 दिन पहले। ऑप्शन नंबर 2 उसी दिन होगी, छुट्टी के दिन भी। ऑप्शन नंबर 3 1 दिन बाद यानी नेक्स्ट डे। ऑप्शन 4 कभी भी बुला लेंगे। फिर बैठक कब होगी? याद रखना, नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे का मतलब होता है जिस दिन स्कूल खुले। जैसे दीपावली वाले दिन अमावस्या होती है, अगले 7 दिन तक तो छुट्टियां होती हैं। तो नेक्स्ट डे कौन सा होगा? जिस दिन स्कूल खुलेगा दीपावली अवकाश समाप्ति के बाद, उस दिन क्या बुलाई जाएगी? इस कार्यकारिणी की बैठक। तो इसलिए हमने लिखा प्रत्येक अमावस्या को। उतार लो आप। सूचना कितने दिन पहले? 4, अति आवश्यक होने पर। फिर आता है गण पूर्ति। गण पूर्ति कितनी है यहां? 33% या 1/3 सदस्य। 1/3 सदस्य कितने होंगे? 16 के 1/3 सदस्य। बताइए गण पूर्ति के लिए कितने जरूरी हैं? भाई 5 रखते हैं तो 15 हो गए, और 6 रखते हैं तो 18 होते हैं। हमारे पास मेंबर कितने हैं? 16। तो कितने करें? 5.5। इसलिए कितनी रहेगी? 6। 6 लोग होंगे तो आपकी गणपूर्ति हो जाएगी, मीटिंग चालू रहेगी। और 6 से कम उपस्थित रहते हैं तो अगली बैठक बुलाई जाएगी। कितने दिन बाद? 7 दिन बाद। और दोबारा गणपूर्ति करेंगे क्या? दोबारा गणपूर्ति नहीं की जाती है। इस तरह से उतारिए आप। अब आप समझ गए किसकी बैठक होती है अमावस्या को? कार्यकारिणी की। साल में कितनी बैठक होंगी? 12 महीने स्कूल चलता है। अरे जितने महीने चलेगा उतने महीने हो जाएंगी, कोई फिक्स नहीं है कितनी होंगी। फिक्स तो कौन सी थी? ये 3 माह में 1, और पूरे साल भर में कम से कम 3। यहां कम से कम ज्यादा से ज्यादा नहीं है, प्रत्येक अमावस्या को जो प्रत्येक महीने की आएगी उस दिन क्या होगी? बैठक। तो ये कार्यकारिणी का क्या था? गठन। और ये गठन किसका था? साधारण सभा। तो 2 प्रकार की यहां सभा और समिति थी अपने पास, एक साधारण सभा और दूसरी। अब देखिए यहां मैंने लिखा था कार्यकारिणी का गठन, तो गठन हो गया। अब गठन के देखिए 3 पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव। कितने होते हैं? 3, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव। ये 3 कौन बनेंगे? तो लिखो सबसे पहले अब अलग से अध्यक्ष। नहीं, अब तो अध्यक्ष दोनों का एक ही होगा, अलग से लिखना है। ये दोनों तो पूरे हो गए, लाइन खींच दो ऐसे,
समाप्ति। और अब लिखो अलग से अध्यक्ष, प्रेसिडेंट इसका कौन बनेगा अध्यक्ष? वेरी गुड। लिखो जो ये अपने पास 12 जो सदस्य थे ना, इन 12 में से किसी एक अभिभावक को लिखो आप अध्यक्ष। 12 अभिभावकों में से किसी एक को, 12 अभिभावकों में से किसी एक को अध्यक्ष बनाया जाता है। किसी एक को अध्यक्ष बनाया जाता है। क्या काम करेगा भैया? काम क्या है अध्यक्ष का? अरे बैठक की अध्यक्षता करना और एक निर्णायक मत देना। जब बराबर वोट आ जाते हैं तो क्या देने का अधिकार है? निर्णायक मत देने का अधिकार। लिखो कार्य, कार्य नंबर 1, एसएमसी बैठकों की अध्यक्षता करना। एसएमसी की बैठकों की अध्यक्षता करना। दूसरा कार्य, बराबर मत आने पर निर्णायक मत देना। निर्णायक मत देना। उसके बाद लिखिए उपाध्यक्ष। अध्यक्ष के बाद कौन आते हैं? उपाध्यक्ष। बारह अभिभावकों में से किसी एक को, 12 अभिभावकों में से किसी एक को कार्य लिखो इनका। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्षता करना। अनुपस्थिति में अध्यक्षता करना। अच्छा, कोई दिन ऐसा भी हो जाए ना तो अध्यक्ष आए ना उपाध्यक्ष आए, दोनों ही नहीं आई, अब कौन करे अध्यक्षता? उस समय एक नया अध्यक्ष बनाया जाएगा अस्थाई, उस दिन के लिए। किसको बनाएं? जो वरिष्ठतम अभिभावक होता है उसको अध्यक्ष बना लेते हैं। कैसा? अस्थाई। और कार्यवाही शुरू कर देते हैं। लिख लो नोट लगा के ये चीज भी। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाता है। अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाता है। जो वरिष्ठतम अभिभावक होता है, जो वरिष्ठतम अभिभावक होता है। अगले नंबर पर लिखो सचिव। सचिव कौन बनेगा? लिखिए संस्था प्रधान।
जो भी उस संस्था का प्रधान होगा वही क्या कहलाएगा? सचिव। कार्य लिखो सचिव के। कार्य, क्या कार्य है सचिव के भी? क्या काम करेगा सचिव? देखिए, जो भी लेखा जोखा होता है वो सारा किसके पास मिलेगा? सचिव। गांव वाले तो मीटिंग करे और करके चले जाएंगे, सारा रिकॉर्ड कौन रखता है? सचिव। तो लिखो आप इसमें, बैठकों का एजेंडा तैयार करना, और एजेंडा को हिंदी में कहते हैं कार्यव्रत। बैठकों का एजेंडा तैयार करना। दूसरा कार्य लिखिए, आय व्यय का लेखा जोखा रखना। आय व्यय का लेखा जोखा रखना, यह कार्य किसका है? सचिव का। उसके बाद लिखिए, एसएमसी से संबंधित रिकॉर्ड संधारित करना। अगला कार्य है एसएमसी से संबंधित रिकॉर्ड संधारित करना। संधारित करना यानी सारा रिकॉर्ड किसके पास? सचिव के पास। अब देखिए, एसएमसी का एक खाता खोला जाता है और उस खाते में जो भी पैसे आएंगे एसएमसी के आएंगे, उनका जो लेन देन करेगा वो कौन करेगा? अध्यक्ष और सचिव दोनों मिलके। एक अकेला नहीं कर सकता, और पैसे वैसे नहीं निकाल सकते, केवल चेक के माध्यम से ही लेन देन किया जाएगा। तो खाता कौन से बैंक में खोल सकते हैं? राजकीय बैंक या सहकारी बैंक, प्राइवेट बैंक में खाता नहीं खोला जाएगा। तो लिखो अब अलग से, एसएमसी का खाता। और इसमें लिखिए, राजकीय या सहकारी बैंकों में खोला जाएगा। राजकीय या सहकारी बैंकों में खोला जाएगा। और लेन देन का कार्य, लेन देन का कार्य अध्यक्ष और सचिव के, अध्यक्ष और सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा अध्यक्ष और सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा चेक के माध्यम से किया जाएगा। अगर किसी को 1 रुपए भी देना है तो चेक ही दिया जाएगा, 1 रुपए का भी, क्योंकि होता किसके माध्यम से? चेक। और चेक का मतलब यह है कि आपने वास्तविक रूप से भुगतान किया, कोई फर्जी काम नहीं किया। अब देखिए, आपने बैंकों से लेन देन किया और उसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है। उस किताब को क्या कहते हैं? कैशबुक। क्या कहा जाता है उसको? कैशबुक। अब कैशबुक में कोई गलती हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए, उसकी जांच भी होती है। और जांच कौन करेगा? जिसने इस समिति का रजिस्ट्रेशन किया, उसके द्वारा इसकी क्या की जाती है? जांच। तो रजिस्ट्रेशन किसने किया? सहकारी समितियों ने। तो इसकी ऑडिट भी कौन करेगा? सहकारी समिति द्वारा ही जांच। और जांच को अंग्रेजी में कहा जाता है ऑडिट, और हिंदी में कहा जाता है अंकेक्षण। हिंदी में क्या कहते हैं हम? तो लिखिए इसके बाद, एसएमसी के खाते की जांच या ऑडिट कार्य, एसएमसी के खातों की जांच
या ऑडिट कार्य सहकारी समितियों के ऑडिटर द्वारा की जाती है। सहकारी समितियों के ऑडिटर द्वारा की जाती है। उसके बाद हेडिंग डालिए निर्णय। निर्णय किस आधार पे लिए जाते हैं? इसमें दो आधार पर। दो आधार कौन सा? पहला निर्णय होता है सर्वसम्मति। भाई सब हाथ खड़े करके कहते साहब हम सहमत है, ये काम कर दिया जो सही है, वो क्या कहलाती है? सर्वसम्मति। दूसरा बहुमत। अगर सर्वसम्मति नहीं बनती है तो फिर किसके आधार पर? बहुमत के आधार पर। और बहुमत में चुनाव होगा, और चुनाव होता है हाथ खड़े करके। भाई कितने लोग देखिए आप सहमत हैं? हाथ खड़े किए 6 लोगों ने। कितने सहमत हैं? फिर 6 लोगों ने खड़े कर दिए। बराबर मत। अब निर्णायक मत कौन देगा? अध्यक्ष। जिधर भी वो मत देगा वही विजयी। इसको क्या कहते हैं हम? बहुमत। तो निर्णय देके किसके आधार पर लिए जाते हैं? सर्वसम्मति और बहुमत के आधार पर। फिर देखिए इसके बाद इसमें कोष भी होते हैं। एसएमसी के 2 कोष बनाए गए हैं पैसों के लेन देन के, उसे हम कहते हैं एसएमसी के कोष। कितने कोष बनाए गए? 2। एक का नाम तो है विकास कोष, और दूसरा देखिए परिचालन कोष। कितने प्रकार के कोष हो गए? 2। विकास कोष, बच्चों से 8वीं तक तो फीस ले ही नहीं सकते, तो फिर विकास कहां से आएगा? माता पिता से लिया जा सकता है। बच्चों के नाम की रसीद नहीं कट सकती, तो रसीद किसके नाम से काटें? माता पिता के नाम से काटें, या तो माता या पिता के नाम से विकास कोष की रसीद। जैसे एसएमसी ने निर्णय लिया पहली से लेकर 8वीं तक के प्रत्येक बच्चे से 100 रुपए लिए जाएंगे। अब 100 रुपए की रसीद बच्चा लाएगा 100 रुपए, तो रसीद किसके नाम से कटेगी? उस बच्चे के माता पिता से, न कि बच्चे के नाम से। बच्चे के नाम से क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि निःशुल्क शिक्षा है, उसका उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए देखिए बच्चे के नाम से नहीं काटकर किसके नाम से? तो यहां पर देखिए विकास के पैसे। और यहां आता है एक नया नाम आप लोगों के लिए, परिचालन कोष। स्कूल चलाने के लिए जो पैसे आते हैं वो कहां से आते हैं? जैसे चंदा, किसी ने क्या दे दिया? चंदा या भामाशाह, या सरकार द्वारा अनुदान। जैसे 25,000 रुपए आते हैं एक स्कूल के चलाने के लिए पूरे साल भर के, और उसी कोष को हम कहते हैं परिचालन कोष। तो पेपर में पूछा जाए एसएमसी में कितने कोष होते हैं? 2। एक कोष विकास कोष, दूसरा परिचालन। अब परिचालन देखिए थोड़ा आप लोगों को और क्लियर हो जाए, इसमें कहां से पैसे आएंगे? या तो चंदा से, या भामाशाह से, या अनुदान से। लिख लो इसको। और अब अंत में लिखिए एसएमसी के कार्य। एसएमसी के कार्य। नंबर 1, विद्यालय के कार्यों की मॉनिटरिंग करना। विद्यालय के कार्यों की मॉनिटरिंग करना।
कार्य नंबर 2, विद्यालय की विकास योजना बनाना। विद्यालय की विकास योजना बनाना। आरटी की कौन सी धारा में उल्लेख है भाई इसका, विकास योजना का? 22 में। कार्य नंबर 3, MDM, मिड डे मील, हिंदी में कहते दोपहर का भोजन। MDM का संचालन करना। अगला कार्य, विद्यालय के लिए संसाधन जुटाना। विद्यालय के लिए संसाधन जुटाना। उसके बाद लिखिए, विद्यालय में नामांकन व ठहराव सुनिश्चित करना। नामांकन व ठहराव सुनिश्चित करना। विद्यालय के कार्यों का लेखा जोखा रखना। अगला कार्य लिखिए, विद्यालय के कार्यों का लेखा जोखा रखना। विद्यालय में नामांकन व ठहराव सुनिश्चित करना। नामांकन ठहराव सुनिश्चित करना। उसके बाद मैंने बोला विद्यालय के कार्यों का लेखा जोखा रखना, यानी पूरा ब्यौरा रखना कि क्या क्या काम हुए हैं। तो ये तो क्या थे, एसएमसी के कार्य। और इस तरह से हमारी एसएमसी क्या हो जाती है, समाप्त। और अब देखिए एक दूसरी कमेटी और है हमारे बड़े स्कूलों में, जिसका नाम क्या है, एसडीएमसी। अब आप देखिए एक स्कूल है हमारे पास, उच्च माध्यमिक, विद्यालय। उच्च माध्यमिक विद्यालय में देखिए 2 प्रकार की समितियां होती हैं। एक तो होती है एसएमसी और एक होती है एसडीएमसी। दोनों चलती हैं इसमें। 1 से 8 तक के बच्चों के लिए तो क्या है, और 9 से 12 के बच्चों के लिए क्या है। इसको तो हम पढ़ चुके हैं डिटेल से। इसमें जो भी पैसे आते हैं मिड डे मील, MDM का खर्च करता है। इसमें पैसे आते हैं, देखिए किसके आते हैं, विकास कोष के, क्योंकि यहां चलता है ये विकास कोष। और आजकल एक अभियान और चल रहा है, समग्र शिक्षा अभियान। उसके पैसों को खर्च कौन करेगा, ये या दोनों? दोनों करती हैं। अगर हम बात करें समसा के जो पैसे आते हैं, इन दोनों को खर्च करने की जिम्मेदारी दोनों की। 1 से 8 तक के बच्चों पे खर्च करोगे तो इसको दे दो पैसे, 9 से 12 के बच्चों पर खर्च करते हो तो इसको बांट दीजिए। 1 से 8 तक के समस्त कार्य, 9 से 12 के समस्त कार्यों के लिए जिम्मेदार। इसलिए दोनों मिलकर इनके अनुदान जो मिलता है उस अनुदान को क्या करते हैं, ये खर्च करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे एसडीएमसी। हेडिंग डालो अब, एसडीएमसी। पूरा नाम लिखो हिंदी में, विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति, एसडीएमसी। पूरा नाम। पहली बार कब प्रारंभ हुई थी ये?
बताया था मैंने, 22 अप्रैल 1999 से प्रारंभ। 22 अप्रैल 1999। पहले सदस्य थे 17 और आज कितने सदस्य हैं? तो हम लिखें इसमें, प्रारंभ में सदस्यों की संख्या में 17 तथा वर्तमान में 1 जुलाई 2016। वर्तमान में सदस्यों की संख्या 23। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रारंभ हो गया, सदस्यों की संख्या हो गई। उतार लिया ये। शुरुआत में कितने थे? 17। आज कितने हैं? 23। इन 23 में से एक क्या होगा? अध्यक्ष। कौन बनेगा? संस्था प्रधान। एक बनेगा सचिव। कौन बनेगा? वरिष्ठतम व्याख्याता। अब देखिए, एक सीनियर स्कूल प्रिंसिपल का ट्रांसफर हो गया। अब कौन बने? वरिष्ठतम व्याख्याता। तो क्या बन जाएगा? संस्था प्रधान। और इसके बाद जो है इंचार्ज, वो क्या बन जाएगा? सचिव। तो इस तरह से देखिए, हम यहां पर गठन करते हैं। उसके बाद इसके कुल सदस्यों में से 50% महिला। यहां देखिए, अभिभावक आवश्यक नहीं है, क्योंकि इस कमेटी में अभिभावक नहीं है, ज्यादातर अभिभावक नहीं है। तो इसके अंदर कौन है? इसके अंदर एडीपीसी रमसा के द्वारा 2 टीचर्स का चयन, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा चयन, 6 विषय अध्यापक, एक अपने यहां निर्वाचित जैसे सरपंच, ऐसे लोग हैं इसमें। और उनके सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 23। इस तरह से यहां जो सदस्य बनाए जाते हैं, अभिभावक नहीं है, केवल महिलाएं कितने हैं? 50%। उतारिए इन दोनों चीजों को। अध्यक्ष हो गया, सचिव हो गया, उसके बाद महिला 50%। फिर देखिए इनकी बैठक। बैठक कब होगी इसकी कार्यकारिणी की? प्रत्येक अमावस्या को। फिर आता है गणपूर्ति। और गणपूर्ति की यदि हम बात करें तो 50%, यानी 1/2 सदस्य। याद रखना इसमें, वहां गणपूर्ति चली थी 25, 33 और 50। पहले 25 बताई, फिर मैंने 33 बताई, और अब कितनी आ गई गणपूर्ति? होती होती 50%। यानी 23 के आधे तो होने चाहिए उपस्थित। कितने होते हैं? 12 मेंबर तो जरूरी हैं गणपूर्ति। नहीं तो फिर वही 7 दिन बाद क्या बुलाई जाएगी? बैठक। पूर्व सूचना कितने दिन पहले? 2 सप्ताह पूर्व। और अति आवश्यक हो तो 1 सप्ताह पूर्व। तो ये जो अंतर है वो मैं यहां लिख रहा हूं।
एसएमसी और एसडीएमसी में देखिए। अब आगे देखिए, इसमें सदस्यों के बारे में जितनी जानकारी थी वो आ जाती है। इसमें 2 उप कमेटियां बनाई गई हैं। याद रखना, एसडीएमसी में क्या है, 2 उप समिति, और वो कौन कौन सी हैं? एसडीएमसी की उप समिति, एक तो होती है भवन समिति, स्कूल भवन उप समिति। स्कूल भवन उप समिति, इसका काम क्या है? 4 दीवारी भवन का निर्माण, पेयजल, यानी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड सारे काम कौन करेगी? ये समिति। इसके सदस्य कितने होते हैं? 6। और इन 6 में से एक जो होता है इस कमेटी का अध्यक्ष, और वो कौन होगा? संस्था प्रधान। उसके बाद दूसरी कमेटी, जिसे नाम दिया जाता है अकादमिक या शैक्षणिक उप समिति। इसका काम बच्चों की शिक्षा से रिलेटेड है। इसके मेंबर की संख्या होती है 8। बच्चों के पढ़ने लिखने से संबंधित उनका एकेडमिक उत्थान करने के लिए कमेटी का गठन किया गया अकादमिक उप समिति। और इन 8 में से एक होता है अध्यक्ष, और वो होता है इसका भी संस्था प्रधान। इस प्रकार से 2 कमेटी होती हैं इसमें भी, एक भवन के लिए यानी बिल्डिंग से संबंधित, और दूसरी किससे रिलेटेड होती है? शिक्षण से संबंधित अकादमिक समिति। उसमें 6 मेंबर, इसमें 8 मेंबर। और दोनों में अध्यक्ष कौन होता है? संस्था प्रधान। और अंत में लिखिए इसके कार्य। अंत में लिखिए इसके कार्य। कार्य नंबर 1, पहला कार्य लिखिए भी, विद्यालय की विकास योजना तैयार करना। विद्यालय की विकास योजना तैयार करना। नंबर 2, विद्यालय के कार्यों की मॉनिटरिंग करना। विद्यालय के कार्यों की मॉनिटरिंग करना। नंबर 3, आय व्यय का लेखा जोखा रखना। आय व्यय का लेखा जोखा रखना। अगला कार्य, विद्यालय की गतिविधियों का संचालन करना।
विद्यालय की गतिविधियों का संचालन करना। उसके बाद लिखिए दान दाताओं या भामाओं से अनुदान प्राप्त करना। दान दाताओं या भामाशाओं से अनुदान प्राप्त करना। तो ये तो थी हमारे स्कूलों की दो कमेटी, एक का नाम एसएमसी और दूसरे का नाम एसडीएमसी। दोनों कमेटियां आप लोगों ने पढ़ ली, एक 16 सदस्य और एक 23। और इस तरह से हमारा एक टॉपिक क्या हो जाता है, समाप्त।